के उसके बाद में जब उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मांगा तो उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया गया। पूरे नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने भारत की एक पेरिफेरी बना के रखा कि ये मेन स्ट्रीम नहीं है, ये पेरिफेरी है। मुझको ये बताइए, चीन जो करता रहा यहां पे, बढ़ाता रहा जिस तरीके से अस्त्र देता, ये जो अमेरिकन जर्मन आप बात कर रहे हैं, ये किसने देने शुरू किए थे? चीन से तो जाके कोई पार्टियां संधि करेंगी जाकर करके, कभी जवाब दिया? और एक और बहुत बड़ा कारण है, मैं जनरल साहब से पूरा एग्री करता हूं जो उन्होंने कारण दिए। एक और कारण मैं आपको बता दूं क्या है। इस इलाके में जो क्रिश्चियन लोग थे, अब की बार 2014 से उन क्रिश्चियन ने जो है वो बीजेपी को वोट डाला, उससे आग लग गई सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी को कि वहां पे क्या हो रहा है, और पूरा ही राजनीतिक तमाशा बनाया वहां पे ले जाकर के, बजाय इसके कि सारा ये ऑपोजिशन साथ बैठ के कहे कि भाई हम एक पॉलिसी बनाते हैं, हम सुझाव देते हैं। आप आज रो रहे हैं फेंसिंग 10 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की फेंसिंग 400 किलोमीटर के अंदर 1947 से लेके अब तक ये करवाया। क्या जानते नहीं थे कि चीन भेज रहा है या म्यांमार भेज रहा है? ये फेंसिंग कराई गई वहां पे, सड़कें बनवाई गई वहां पे, आउटपोस्ट बनवाई गई वहां पे। सारा ठीकरा आप एक सरकार पे छोड़ दे कि वो सरकार 7 साल में करते सारे काम को। आप लोगों ने जो 45 सालों से काम किए हुए, जो उस जगह का सत्यानाश मारा हुआ है, उसमें कोई ध्यान नहीं देगा। 7 साल में सारे काम हो जाए। इंसर्जेंसी कैसे खत्म होती है? नागालैंड में खत्म हुई या नहीं हुई? आसाम में खत्म हुई या नहीं हुई? मिजोरम में खत्म हुई या नहीं हुई? वहां कैसे खत्म हो गई? और कितनी आप लोगों के समय में खत्म हुई? नोटिस ये तो नेहरू ने 1946 में कहा था मेरठ के अंदर, जब नागालैंड से कहा गया कि जो अमेरिकन मिशनरी है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडियन यूनियन को मत ज्वाइन करो, तो नेहरू कहते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम नागालैंड से शुरू नहीं होगा। आप लोगों ने कभी नॉर्थ ईस्ट वालों को अपना माना है? अगर माना होता तो सरदार पटेल ने 1949 में चिट्ठी लिखी थी कि इन एरियाज को मजबूत करो, उस पर त्रिपाठी कुछ कहना चाह रही हो? ठीक है, पूजा त्रिपाठी कुछ कहना चाह रही हो, उसके बाद में अजय शुक्ला सर के पास जा रहा हूं। पूजा त्रिपाठी जी, 2023 से हर लोकसभा सेशन के शुरू में हम मणिपुर पे डिस्कशन की मांग करते हैं। एक सक्षम विपक्ष होने के कारण हम डिस्कशन पे मांग करते हैं। प्रधानमंत्री जी जो 56 मिनट का, जो 56 इंच का सीना लेकर सारे विश्व में यूक्रेन तक की वॉर रुकवा देते, वो मणिपुर में शांति नहीं। आप हर चीज के लिए नेहरू को जिम्मेदार उठाइए, उसके बाद आपको कोई एस्केप नहीं मिले तो आप जॉर्ज सोरोस का नाम ले लीजिए। 10 साल से आपकी शासन है, 10 साल से आपका शासन है केंद्र में, 2017 से राज्य में आपका शासन है, और अब भी आप कहिए कि हमसे गलती हुई और सरकार उसे ठीक करे। अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे आप लोग, सिर्फ अपनी गलती करेंगे। मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनिए। हर बार सेशन वॉश आउट होता है, प्रधानमंत्री को मणिपुर सेशन वॉश आउट आप करते हैं, आप करते हैं। गांधीवादी सेशन तो गांधी की बोलते हैं, हर चीज के ऊपर सरकार को डाल दो। अपना कोई काम नहीं है ऑपोजिशन का, सिर्फ सत्ता की आवाज लगाई है, सिर्फ सत्ता की आवाज लगाई है। सत्ता में लगाई है तो सब नहीं कर सकते घर पे। एक एक करके सर, एक एक करके सारे के सारे देखिए, पूरे तबाह हो गए। देखिए, अब भी आप नेहरू, अब भी आप कांग्रेस, देखिए, सरकार की कोई समझ वही नहीं है, कोई देखिए जिम्मेदारी नहीं है। त्रिपाठी जी बुरा मत मानिए, त्रिपाठी जी सरकार कोई भी रही हो, अगर सरकार के द्वारा कोई फैसला लिया गया है तो समय समय पर उसकी समीक्षा होगी। त्रिपाठी जी, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई फैसला पहले लिया गया है तो उस फैसले को लेकर समीक्षा की जाएगी। समीक्षा सही भी हो सकती है, समीक्षा गलत भी हो सकती है, समीक्षा का परिणाम कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं होनी चाहिए। 1949 में मणिपुर का विलय हुआ था। अजय शुक्ला जी, लोकसभा सेशंस में बात करिए, आप उठ के लोकसभा, मैं ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, अजय शुक्ला जी के पास जा रहा हूं, काफी टाइम हो गया। अजय शुक्ला जी, 1949 में मणिपुर का विलय हुआ, और जब मणिपुर का विलय हुआ उससे पहले मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल था, एसटी का, शेड्यूल ट्राइब का, लेकिन विलय होने के साथ ही शेड्यूल ट्राइब का दर्जा हट गया। तो क्यों नहीं ये कोशिश उसी समय की गई कि भाई ये जो दर्जा हटा है इनको कंटिन्यू रखा जाए, जबकि ये जो अगर आप देखेंगे इस पूरे डिटेल को तो मैती समुदाय के कई वर्ग हैं जिन्हें ये जगह मिली हुई ऑलरेडी। देखिए, मुझे लगता है इस समस्या को शुरू से इस समस्या को अटेंशन नहीं दिया गया। शुक्ला जी, मैं इसको बताता हूं। ये वैसे ही है जैसे
तमाम लोग झूठ बोलते हैं कि 1990 में कश्मीरी पंडितों को कांग्रेस ने निकलवा दिया। साहब, उस समय कांग्रेस की सरकार ही नहीं थी, वो समय भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी जनता दल की सरकार थी, और उस समय कश्मीर में राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी का नेता जगमोहन था। तो इस तरह से होता है, झूठ बोलने में कुछ भी बोलिए। लेकिन अब आपको जब मणिपुर की बात हो रही, मैं उसी पे बात करता हूं। 1851 में जब मणिपुर में एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान यह समस्या का जन्म होता है, और वो जन्म जिस तरीके से ब्रिटिश संरक्षित राज्य बनता है और उसके बाद में शुरुआत होती है, असल में वहां पर दो तरह का है। जो मैदानी और वैसा इलाका है वो मैतेई के पास है, वहां पर ही सारे काम धंधे और सब कुछ होते हैं। पहाड़ी इलाकों में बाकी काम धंधा होता नहीं था, बेचारे किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। हर जगह जहां कहीं भी पहाड़ है, आप देख लीजिए, पहाड़ के इंटीरियर में रहने वाले लोग बड़ा कठिन जीवन जीते हैं। अब आ जाता हूं कि जब 21 अक्टूबर 1949 को भारत में विलय होता है, 1947 की जो लोग बात करते हैं, मूर्खता की बात करते हैं, क्योंकि 1947 को मणिपुर भारत का हिस्सा ही नहीं था। वो 21 अक्टूबर 1949 को भारत का हिस्सा बना, और जब हिस्सा बना उस समय वो सुलग रहा था, यह नहीं है कि वो था। बहरहाल पंडित नेहरू के प्रयासों से वहां शांति स्थापित हुई। शांत रहिए, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए। आप प्रोफेसर नहीं, आप स्टूडेंट ज्यादा नजर आते हैं। सुन लीजिए, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, प्रोफेसर बनिए। सुनना सीखिए भाई, तमीज है नहीं, प्रोफेसर बने घूम रहे हैं, तो सुन लीजिए। तो अपने चाचा को आपको तमीज नहीं है। आप दोनों बहुत सीनियर है, प्लीज पर्सनल कमेंट मत कीजिए, पर्सनल कमेंट में मत जाइए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए प्लीज। आप दोनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो चुप रहिए, नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट प्लीज, नो पर्सनल कमेंट। फिर उसके बाद में 23 अक्टूबर 1949 को जब इंदिरा गांधी मणिपुर आई, और उसके बाद में उन्होंने मणिपुर में जिस तरीके से मणिपुर को हक देने की बात करी और शांति के साथ में राज्य का बनाने की कोशिश करी, पथराव हुआ। इंदिरा जी को खुद चोट लगी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने यह नहीं किया कि जनता का कहीं पर भी कोई वो करे। उन्होंने शांति से हल निकालने की कोशिश की और शांति स्थापित हुई, और उसका नतीजा ये हुआ। फिर उसके बाद वो जब 16 फरवरी 1970 को वहां गई, तो फिर उन पर हमला हुआ कि राज्य की बात करी गई, पूर्ण राज्य की। तो इंदिरा गांधी ने 1972 में वहां पर राज्य बनाया। जब राज्य बनाया तो मैतेई राज्य के स्वयंभू राष्ट्रपति थे, खुद को राष्ट्रपति कहते थे, डब्लू तोम्बा ने जो किया, उसका नतीजा यह हुआ कि मैतेई हिंसक थे, कुकी हिंसक नहीं थे। और 1977 में जब सरकार बदली, उस समय 1977 से 1980 के बीच में वो आतंकवादी संगठन बने जिन संगठनों ने वहां पर आग लगाई। यानी 77 से 80 के बीच में बने संगठनों ने आग लगाई, जिन्हें आरएसएस ने जन्म दिया। आरएसएस ने जन्म दिया। अरे शुक्ला जी, कुछ तो आरएसएस ने वहां आग लगाने का काम किया, कुछ तो शर्म कर लो। उसके बाद अजय शुक्ला सर, श्रीमती गांधी दोबारा आई जी। अजय शुक्ला सर, मेरा एक सवाल है आपसे। ने उस पर कड़ा एक्शन लिया जी, और शांति स्थापित हुई जी। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद फिर राजीव गांधी के समय समुदाय अजय शुक्ला जी, एसपी ऑफिस पर जो हमला हुआ है बहुत लंबा हो गया सर। 1949 से लेकर आ रहे हैं, बहुत इंदिरा गांधी जी से लेकर लगातार यहां तक आ गए। मैं तो 2024 की बात कर रहा हूं। 2012 में, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मेरा काउंटर क्वेश्चन सुन लीजिए। 2012 में अनुसूचित जनजाति मांग समिति एसटी-डीसीएम के नेतृत्व में मैतेई समुदाय ने एसटी की स्थिति की मांग की थी। क्या स्टैंड था इस पर यूपीए गवर्नमेंट का? मैं वही बता रहा हूं आपको, समस्या बता रहा हूं कि उस स्थिति में जब शांति स्थापित हो गई,
तो उसके बाद में 1996 के बाद फिर वहां पर हिंसा पनपाने की कोशिश की गई और उसके बाद जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो 2005 में पहली बार इस पर और मजबूत प्रयास हुआ और उसके फिर 2008 में हुआ और उसके बाद में आकर के ये तय हुआ कि जो मैदानी इलाके में रहते हैं उनको वो नहीं मिलेगा और उनको मिलेगा। तो जब ये चीज का फैसला हो गया, शांति स्थापित हो गई, तब आग लगाने का काम कहां शांति स्थापित हो गई? 2012 में किसकी सरकार थी जिसने एसटी दर्जे की मांग की थी? सरकार बनाने के 2012 में किसकी सरकार थी जिसमें एसटी दर्जे की मांग की गई थी? आपने शांति करवा दी मणिपुर में। मणिपुर कभी शांत रहा ही नहीं। मणिपुर, शुक्ला जी, कभी शांत रहा ही नहीं। मैंने आपसे पूछा एसटी दर्जे की मांग की गई थी, इस पर यूपीए गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था? मैं कह तो रहा हूं मैतेई समुदाय को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए एसटी का दर्जा? फैसला हो गया और जब फैसला हो गया तो अरे किस आधार पर फैसला हुआ? कुछ तो रीजन रहा होगा। आपने 60% आबादी को 10% एरिया में समेट दिया, 90% का एरिया 30% पीपल को दे दिया और वहां पे वो लोग जमीन भी नहीं खरीद सकते हैं। विवेक जी, जबकि मैतेई समुदाय कौन सी भाषा कहता है? आप मुझे यही बता दीजिए। चलिए, एक मिनट मुझे दीजिएगा। मैतेई समुदाय कौन सी भाषा कहता है? मैतेई समुदाय, शुक्ला जी, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करता है? वो अधिकार दिए गए। इन्होंने ईसाई और मणिपुर में अजय सर सिंपल सी एक लाइन की बात है। मणिपुर में मैतेई समुदाय कौन सी भाषा का इस्तेमाल करता है? मैतेई समुदाय मणिपुरी बोलता है, तो मणिपुर का वही होगा ना जो मणिपुरी बोलेगा। अरे क्या बात करते हैं? या फिर जो चाइनीज बोलेगा वो मणिपुर में आके बसेगा, जो म्यांमार की भाषा बोलेगा वो मणिपुर का नागरिक हो जाएगा और उसको अधिकार मिल जाएंगे। और मैं कहता हूं ये तो 371C को हटाया जाना चाहिए। ये जो विवाद का जड़ है 371C है, इसी को हटाइए, जैसे 370 हटाया आपने। अजय सर, नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं तो कहता हूं हटाइए सर, कहां सहमत होंगे? 371C हटाइए और इसके बाद ये मामला सॉल्व होगा। आप इसे सहमत नहीं है? कपिल कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं? राजन जी, उसके बाद रमनीश आपके पास आ रहा हूं। देखिए विवेक जी, इनके पूरे एनालिसिस में कहीं चीन का नाम नहीं आया कि चीन इस इलाके में क्या करता है। कहीं ये नाम नहीं आया कि जो बांग्लादेश में वहां पे इनके कानों के अंदर घुस के और बस गए, उनका नाम कहीं नहीं आया। चर्च वहां पे क्या रोल प्ले करता है उसका नाम नहीं आया, और जो आरएसएस वहां पे कभी एग्जिस्ट नहीं करता था उसका नाम आ गया। ये जो तमाशा ने आग लगाई है जाके, प्रोफेसर साहब, उस आरएसएस ने ही आग लगाई है जाके। नहीं तो आरएसएस आग लगाता है। आपका तो शांति दूत है ना, जो डैम में जाकर के 2012 में समझौता हो गया था। सोरोस के में जो चलता है चर्च 1800 वहां पर चर्च 1800 करता है। देखिए मामला अधिकार क्षेत्र का है और हफीम की खेती का है। सीधा सीधा बता रहा हूँ, मामला अधिकार क्षेत्र का और हफीम की खेती का है। मैं राजन सर के पास जा रहा हूँ, उसका रमेश जी आपके पास आ रहा हूँ। एक एक करके देखिए, इसमें आपस में लड़ने से बात नहीं बनेगी। बात 371C की कर रहा हूं। राजन सर, 371C जो मणिपुर के आदिवासी बहुल पहाड़ी क्षेत्रों को प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करता है, यह डिस्क्रिमिनेशन वाला मामला है। वही डिस्क्रिमिनेशन जो राज्यों के बीच में भेदभाव और फर्क करता था 370 के हिसाब से जम्मू कश्मीर में। सर कोचर सर, कोचर सर, एक बार आपका माइक चेक कीजिएगा प्लीज। देखिए विवेक जी, अगर कोई भी स्टेट में आप शांति चाहते हैं, वो स्टेट में आपको समानता लानी पड़ेगी। और जब तक आप एक समानता नहीं लाएंगे, डिस्क्रिमिनेटरी आपकी पॉलिसीज आपकी रहेंगी या आपके कानून आपके डिस्क्रिमिनेटरी रहेंगे, आप दो समुदाय के बीच में कभी भी शांति का एक वातावरण पैदा नहीं कर सकते। अभी देखिए, हम इस डिबेट को एक रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। हम हिस्ट्री में चले गए हैं, हम इसको जस्टिफिकेशन में चले गए, एक दूसरे को अपने बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
यहाँ पे मुद्दा एक दूसरे को डिफेंड करने का नहीं है, यहाँ पे मुद्दा एक दूसरे को बचाने का नहीं है। ये मुद्दा है कि मणिपुर को कैसे शांत किया जाए, और ये जो हालात हैं आज मणिपुर में, इसको कैसे सुधारा जाए, वो उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए आज के दिन। बिकॉज ये एक बहुत ही क्रिटिकल और एक ऐसे स्टेज में इसको चला गया कि मैं समझता हूं कि अगर हम मणिपुर को शांत नहीं करेंगे तो हो सकता है कल मिजोरम में भी ऐसी आग फैल जाए, जो ऑलरेडी इंडिकेशन आने स्टार्ट हो गए हैं। और नागालैंड में जो NSCN-IM ने भी धमकी दी है उसको वहां से कि हम आपकी एग्रीमेंट को भी तोड़ना चाहते हैं। तो इस तरीके के अगर आप सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को अगर आप बढ़ावा देंगे तो भारत का तो विभाजन ही होता रहेगा। तो इसीलिए, और आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट समझनी है कि भारत की सिक्योरिटी के लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉर्थ ईस्ट में जो आज बांग्लादेश के हालात हैं और म्यांमार के हालात हैं, वो भारत के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को इंपैक्ट करते हैं। हमको इसको समझना चाहिए, और हमको जो एकजुट होके, चाहे आप कांग्रेस के हो, चाहे आप बीजेपी के हो, चाहे आप इसको नागा पार्टी के हो, पार्टी के हो, अब टाइम आ गया है कि एक साथ बैठ के बात करने के लिए और एक ही भाषा में बात करने के लिए। क्योंकि जब तक हम एक भाषा में बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, इस प्रॉब्लम का सलूशन मुझे नहीं लगता सामने आने वाला है। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करूंगा, देखिए आपने वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक ऐसी तादाद में इसको भेज दिया है कि वो स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप उनको ऑर्डर्स क्यों नहीं अपना देते हैं? बिकॉज उनको यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स करनी पड़ेगी। जो भी वहां पे हिल एरियाज हैं, इसको पहाड़ों के ऊपर अपने पोस्ट बनाने पड़ेंगे, अपना जो ऑब्जर्वेशन और फायर के साथ काम करना पड़ेगा। सारे बंकर्स जो ऑलरेडी बन चुके हैं गांव में कुकीज ने, और जो इनके जो इसको ग्रुप्स हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बंकर्स अपना बनाए, या और कोई अपने रीजन के लिए बनाए होंगे, वो बंकर्स को नष्ट करना पड़ेगा। इनसे हथियार लेने पड़ेंगे और एश्योरेंस देनी पड़ेगी। कोचा सर जी, कोचा सर, आप तो इस एरिया में रह चुके हैं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, ये फ्रिंज एलिमेंट्स कितने बड़े हैं जिसको हम इंडियन आर्मी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या फिर भारत कंट्रोल नहीं कर सकता है? क्या इतने पावरफुल लोग हैं ये लोग? बिल्कुल ही नहीं है। आपके पास एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। प्रॉब्लम, इसको मैं बता रहा हूं आपको, जो ये प्रॉब्लम पहली बार नहीं हुई है, आपने असम में भी, त्रिपुरा में भी आपने फेस करी है, और आपने बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपने फेस। मिजोरम में मैं था 1981-82 में, तो वहां पे MNF के साथ हम लड़ रहे थे। उस टाइम पे ये प्रॉब्लम और भी जो सीरियस थी, तो हमने उसको भी तो रिजॉल्व किया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक 2 ट्रैक इसकी पॉलिसी होनी चाहिए। एक तरफ आप अपने पीस टॉक्स की तरफ आइए, आप कम्युनिटीज को बनाइए, और एक ऐसी पीस कमेटी बनाइए। देखिए, मैं कुछ दिन पहले एक मणिपुरी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली में, जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस भी थे मणिपुर के। तो हमने उस पे मंथन किया था इन चीजों का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हम सब जितने भी आज आपके पैनलिस्ट हैं, हम सबको इस चीज के ऊपर विचार करना चाहिए, और उनके सुझाव सामने आने चाहिए। हर एक पार्टी को अपना इसको सुझाव अपना देना चाहिए, और हमको सुनना चाहिए सबको। बिकॉज हमारे देश में प्रॉब्लम है कि हम सुनना नहीं चाहते। एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हम उसी को रखना चाहते हैं, और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को हम सुनने से इनकार करते हैं। तो जहां पे ये होगा तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा। इसलिए मैं मानता हूं कि सबसे पहले एक ऐसी पीस कमेटी और ऐसे लोगों को मणिपुर की पीस कमेटी में शामिल करना चाहिए जिनका कोई भी पॉलिटिकल लिंकेज ना हो। क्योंकि आज मणिपुर में क्या है, देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट। मैतीज आज की डेट में कुकीज को ट्रस्ट नहीं करते हैं, और कुकीज मैती को नहीं करते। दोनों गलत काम कर रहे हैं आज मणिपुर में। कुकीज को भी मैं इसको बोलता हूं कि ये जो एसपी के ऊपर अटैक हुआ है, इस कुकीज ने किया, मैतीज ने भी अटैक किए हुए हैं पहले। तो आप इस चिराबाम का इंसिडेंट है, और भी बाकी मैं तो कह रहा हूं सर, जो भी हथियार उठा रहा है उसके साथ उसी की भाषा में डील होनी चाहिए। एक लाइन की बात है, इसके इतर कोई जवाब नहीं। भारतीय कानून का जो भी उल्लंघन करेगा
उसके साथ उसी हिसाब से पेश आया जाएगा। रमनीश वत्स, क्या पॉलिटिकल विल पावर की कमी है? मुझे लगता है विवेक जी, समस्या यदि कहीं पे भी होती है उसको समाधान ढूंढना चाहिए, और मुझे लगता है कहीं पे आग लग रहा है तो उसमें घी डालने का बिल्कुल भी काम नहीं होना चाहिए, वहाँ पे पानी ही डाला जा सकता है और समाधान के लिए। फिर बार बार देखिए, हिंसा यदि सुलग रहा है मणिपुर में तो इसके पीछे एक तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सरकार जब जिम्मेदार होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी कट्टरपंथी ताकतें जो लगी रहती है लगातार आग को सुलगाने के लिए, खास करके कुकी समाज जो है, मैतेई समाज। आप बताइए, मैतेई समाज जो 68% जिसकी आबादी है, उसका वहाँ की भूमि के ऊपर मात्र 10% देखिए अधीन है, और जो 90% भूमि जो है पहाड़ी और वन भूमि, वो किसके कब्जे में? वो है क्या कहते हैं, आप छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए हथियार उठाने वाला कौन? नहीं, यहाँ पे डिफरेंस आखिर नहीं, इसके बीच में भी तो हमें जाना पड़ेगा। आपने कश्मीर में सफाई किया, नहीं, कश्मीर में धारा 370 लगा। उठाने वाला कौन? देखिए, कश्मीर में भारत के खिलाफ हथियार उठाने वाला कौन? रमनीश जी, कश्मीर में हथियार उठाने वाला कौन था? वही कट्टरपंथी ताकतें थी जिनको परहेज था। और परहेज किस लिए था? क्योंकि आप देखिए कि वहां पे हर एक जो उच्च पद पे या वहां पे उद्योगपति थे, सारे के सारे लोग कौन थे? वो कश्मीरी पंडित थे, उनको परहेज था। आज यहां पे भी देखिए, मैतेई समाज जो है वहां पे उद्योगपति है, उद्योग चलाने वाले हैं, जो रोजगार पैदा करने वाले हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो उच्च पद पे हैं, जो शासन व्यवस्था को देखने वाले हैं, उन्हीं के ऊपर सीधा टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट आज से नहीं किया जा रहा है। आप जब से देखिए, खास करके बीरेंद्र सिंह की सरकार जब से बनी है तब से टारगेट किया जाता है। और इसके पीछे जो कट्टरपंथी ताकतें, विदेशी ताकतें हैं, चाहे म्यांमार से आए हुए लोग हैं, वो सारे के सारे लोग हैं। फिर बात है, अभी इन्होंने पूजा जी ने एक सवाल उठाया, नहीं, फेंसिंग के ऊपर सवाल उठाया। आप बताइए कि म्यांमार और ये खास करके देखा जाए भारत और बांग्लादेश के बीच में अब तक फेंसिंग 4096 किलोमीटर को लिया जाए, उसमें 3800 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। ये मोदी जी की सरकार ने किया है। 56 इंच किसी ने की बात जब करती हैं तो उनको सुनना चाहिए। भारत म्यांमार के बीच में 1643 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। उसके बाद अभी देखिए, मणिपुर की बात करें फेंसिंग में, तो मणिपुर के सीमावर्ती इलाके में 10 किलोमीटर का काम तो पूरा हो चुका है। 21 जो किलोमीटर उसमें काम पूरा किया जा चुका है। फिर बात करते हैं 56 इंच का सीना, इनको भूलना नहीं चाहिए। 56 इंच का सीना जो कहा है करके दिखाया, धारा 370 जो है हटा करके दिखाया, धारा 370 लागू करने वाले कपिल कुमार जी, धारा 370 को हटाने की एकमात्र 56 इंच का सीना ही था, उनके अंदर वो सामर्थ्य था। लेकिन आज इनको ये भी सुनना चाहिए, 3200 किलोमीटर चाइना को किसने सुपुर्द कर दिया था? 3200 किलोमीटर चाइना को किसने किया था? रुक जाइए ना, नेहरू जी। कपिल जी, देखिए विवेक जी, आप जो बात कह रहे हैं कि जो भी देश के विरुद्ध शस्त्र उठाएगा, चाहे वो कुकी हो और चाहे वो मैती हो, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन होना चाहिए। लेकिन दिस शुड बी बैक्ड अप विद सोशल रिफॉर्म। ये खाली केवल इस तरीके की समस्या नहीं है कि आप खाली मिलिट्री एक्शन से ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप मिलिट्री एक्शन करिए, सोशल रिफॉर्म करिए, आम जनता का कॉन्फिडेंस लीजिए। दिक्कत यह है कि ये जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये उस समय इनकी अनुभवहीनता कह लीजिए या जो कह लीजिए, ये जिस समय स्थिति उत्पन्न हुई, ये उस स्थिति की भयंकरता को समझ नहीं पा, और जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग एक्शन उसी समय लेना चाहिए था, अगर ले लिया जाता तो स्थिति इतनी नहीं बढ़ती। लेकिन फिर भी देर नहीं हुई है। ये केवल वहां जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री चले जाए, अरे प्रधानमंत्री के जाने से सॉल्व होने वाला इशू नहीं है। ये इशू राहुल गांधी हुआ थे ना, यात्रा करके करवा दिया उन्होंने सॉल्व, वहां पे इशू को करवा दी शांति उन्होंने। इस इशू की समस्या बहुत भयंकर है और इस इशू को सॉल्व करने का तरीका जो है, ठीक है। पूजा त्रिपाठी जी, ये बात तो सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि 2 चैनल होनी चाहिए, एक स्ट्रिक्ट एक्शन वाला होना चाहिए और एक डिप्लोमेटिक चैनल जिसमें बातचीत चलती रहे, सोशल रिफॉर्म के साथ, जिसमें पीस टॉक चलती रहे। त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रही, पूजा त्रिपाठी जी, उसके बाद शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। पूजा त्रिपाठी जी, राहुल गांधी जी
पे गए थे, पर क्या उनके पास गृह मंत्रालय है, क्या उनके पास देश की आर्मी है, क्या असम राइफल्स है जो शांति सोरोस का स्थापित? मंत्रालय एक एक करके रिलैक्स, उनको पूरा करने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। कपिल जी एक सेकंड में आ रहा हूँ। आप चुप रहिए। विपक्ष भी यही चाहता है कि शांति स्थापित हो, और उसका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री की सरकार में 100 दिन से एक राज्य चल रहा है, सबसे पहले तो आप उसे हटाइए। उसके बाद आप आगे में राजनीति बिना इसके कि वो मुख्यमंत्री काम करे, राजनीति आगे से उसे हटाइए। अगर नारकोटिक्स इसका जिम्मेदार है तो नारकोटिक्स पे, नार्को टेररिज्म पे एक्शन तो गृह मंत्रालय लेगा, अमित शाह जी लेंगे और उनकी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस लेंगी, तो यह तो उनकी भी नाकामी है। तो आप नार्को टेररिज्म पे करें। और जहां तक 371C की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में हर विशिष्ट जनजाति की विशिष्ट स्थिति, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए। 371A नागालैंड में है, तो क्या नागालैंड चल रहा है? 371B असम में है, 371 सिक्किम में, F सिक्किम में, G मिजोरम में और H अरुणाचल में, तो क्या जल रहा है? मुझे लगता है ये सरकार ने बिल्कुल ही आंखें मूंद दी हैं। और राहुल गांधी के जाने, राहुल गांधी वहां पे विस्थापितों की बात सुनने गए थे, विस्थापितों की बात पहुंचाने गए थे, पर क्या राहुल गांधी की बात पहुंच? राहुल गांधी ने अनेकों चिट्ठियां लिखी है। विपक्ष दिन ब दिन लोकसभा और राज्यसभा सेशन का डिमांड करता है कि आप, प्रधानमंत्री का मणिपुर जाना इसलिए जरूरी है कि मणिपुर का व्यक्ति भी उतना ही देश का नागरिक है जितनी पूजा त्रिपाठी या प्रोफेसर कपिल कुमार। उसको ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय की ये तरफ से आश्वस्ति होनी चाहिए कि जब उसकी सरकार ने बिल्कुल हथियार डाल दिए हैं, बिल्कुल नाकाम साबित हो गई है, तो देश की केंद्र सरकार उसके साथ खड़ी है और वो शांति बहाल करेगी, उन्हें उनके घर वापस पहुंचाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। इनके मुंह से एक शब्द चीन पे नहीं निकला, विपक्ष भी चाहता है, इनके मुंह से एक शब्द क्रिश्चियन मिशनरीज पे नहीं निकला, इनके मुंह से एक शब्द पानामा पे नहीं निकला, एक शब्द इनके मुंह से बांग्लादेशियों पे नहीं निकला। एक सेकंड 371 पे नहीं, एक सेकंड मुझे, मैं बात करूंगा पहले, एक सेकंड। आपने, उन्होंने 371 को लेकर बोला है, मुझे 371 को लेकर सवाल पूछना है। 371C जो मणिपुर पर लागू होता है त्रिपाठी जी, उसमें यह है कि मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में विधायकों की एक समिति के गठन का प्रावधान करता है। यह राज्यपाल को पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देने की विशेष जिम्मेदारी देता है। तो आपने पहाड़ी क्षेत्रों पे और मैदानी इलाकों में डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया एक ही राज्य में? अगर ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ जो कि पहाड़ी राज्य ही है, तो वहां के जो बहुसंख्यक समुदाय हैं वो असंतुष्ट हैं, वो कह रहे हैं आपने एक बड़ा वर्ग उन लोगों को दे दिया जिन लोगों की आबादी बहुत कम है और वही लोग रूल करते हैं। और 371C के हिसाब से मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों को विधायकों की एक समिति के गठन का प्रावधान मिलता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये 1972 में इवॉल्व किया गया था और 1972 में आपकी गवर्नमेंट थी। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, आप उस पर क्लैरिफिकेशन दे सकती हैं क्या? वो पहाड़ी एरियाओं की और जनजातियों की विशिष्ट परिस्थितियों को, अगर आपको लगता है, अगर आप दोनों समुदायों से बात करके, आपकी सरकारें हैं 10 साल से, राज्य में भी और केंद्र में भी, आप कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालते हैं? मैं कह रही हूँ कि विशिष्ट परिस्थितियों का, जनजातियों के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री को देखते हुए उनके संरक्षण के लिए 371C सिर्फ मणिपुर नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी, अपने मेन स्ट्रीम इंडिया में भी कई जगहों पे जनजातियों को 12 राज्यों को 371, 12 राज्यों में 371 लागू होता है। ये जानकारी पब्लिक डोमेन में है, ये जानकारी सबको पता है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं, डिस्क्रिमिनेशन जो पैदा हुआ है उसको लेकर ये मेन संघर्ष है, क्योंकि पहाड़ी इलाके से कहा यह जाता है कि कुकी हटना नहीं चाहते हैं। वहां पर अफीम की खेती होती है जो आपका इंडोनेशिया और इधर आपका थाईलैंड और बाकी के कंट्रीज में इलीगली सप्लाई किया जाता है और बहुत हाई क्वालिटी का अफीम माना जाता है जो इस एरिया में उगाया जाता है। आप देखिए जो अवैध खेती है 2021-22 में, 22-23 में 16,890 एकड़ में होती थी। तो ये तो, इस पर तो एक्शन लेना होगा ना रमनीश जी। आर्टिकल सुनिए, अभी पूजा जी ने कुछ आंकड़े रखे। विवेक जी ये बताइए, आर्टिकल 371C की चर्चा हुई, आर्टिकल 370 की भी चर्चा होनी चाहिए। आर्टिकल 370 जैसे ही हटता है, आप देखिए कश्मीर में कैसे विकास का जो बयार आ जाता है। आप, एक ऐसा दौर होता था कि लोग डरते थे, 2017 से पहले जाने से लोग डरते थे। आज देखिए सैलानियों का एक अंबार लगा रहता है, करोड़ों सैलानी, नहीं मैं आ रहा हूं उसके ऊपर, मैं आ रहा हूं, करोड़ों सैलानी वहां पे आज आ रहे हैं। देखिए कश्मीर किस तरह से फल फूल रहा है आज। लेकिन मणिपुर को फलता फूलता कांग्रेस पार्टी देखना ही नहीं चाहती। यदि देखना चाहती, आपने कहा ना, उनके पास, राहुल गांधी के पास कौन सा मंत्रालय है?
राहुल गांधी के पास जॉर्ज सोरोस का मंत्रालय है। जॉर्ज सोरोस जो है हमेशा बीच बीच में आग सुलगाने का काम करता है, काम करता है। बताइए, देश में संविधान है, देश में संविधान है, देश संविधान से चलेगा। मुस्लिम इस तरह से बात करने से नहीं होगा। मैं कैसे मान लूं? नहीं, इस तरह से बात करने से नहीं होगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, लाने की क्या सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, 91 वर्ष सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। समझौता विवेक जी, आप मुझे आसाम समझौता ला करके, अरे आपने मणिपुर पे क्या किया, इस पर बात नहीं करते हैं आप आसाम कश्मीर चले जाते हैं। आ रहा हूं, आसाम मैंने कश्मीर की तारीफ की, अभी मैंने आसाम की बात भी की, मैंने मणिपुर की बात किया, मणिपुर में बात कीजिए। अब कश्मीर और आसाम छोड़ दीजिए, क्या हुआ नहीं हुआ, मैं वहां की बात नहीं करूंगा। अभी हिंसा हुई है, क्या करें कश्मीर पे, माफ कीजिए, क्या करें आप मणिपुर पे? मणिपुर पे आप देखिए कि किस तरह आप से क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? जो लोग हथियार उठा रहे हैं क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? विदेशी हथियार वहां कहां से आ रहे हैं? वाह, बिल्कुल सही बात। विदेशी हथियार भारत के अंदर आ रहे हैं, आप मुझे वाह कर रहे हैं जी। अभी कुछ दिन हाल की पहले की घटना है, सीआरपीएफ ने कुकी समाज के लोगों जो उग्रवादी थी उनको मार गिराया। उसके बाद कुकी समाज जो है वहां पे भड़क उठा और उसने मैतेई समाज के ऊपर हमला कर दिया।